Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor of Political Science, MLT College सहरसा, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। आज हम लोग BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थियोरी के टॉपिक लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कानून की जो संकल्पना है इसके बारे में बातचीत करेंगे। कानून या लॉ जैसे ही शब्द हमारे जहन में आता है, जैसे ही हमारे मस्तिष्क में आता है, हमें क्या लगता है, क्या आप सोच सकते हैं? कहीं ना कहीं ये लगता है अच्छा ये कानून है, हमें इस तरह से चलना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे पालन करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो इसके बदले में ये सज़ा हो सकती है, ये पनिशमेंट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कानून जो है वो समाज में व्यक्तियों के बिहेवियर को रेगुलराइज करने का एक तरीका है। एक पार्टिकुलर तरीके से नागरिक बिहेव करें, व्यक्ति बिहेव करें, यह किसी समाज में कानून के द्वारा सुनिश्चित होता है। जब मैं कानून और इस तरह के कानून की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली आधुनिक अर्थों में कानून की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले के समाजों में जब कानून एक लिखित कानून नहीं होता था तो लोगों के कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल बिहेवियर्स इस तरह के कार्य किया करते थे जो लोगों के व्यक्तित्व को रेगुलराइज करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आधुनिक समय में जब कानून रेगुलराइज या आप कहें रिटन कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, कानूनी संहिताओं में, किताबों में लिख दिए गए हैं, तो वैसे इन कानूनों के पीछे जो एक फोर्स है, जो एक शक्ति है, वो एक कहीं ना कहीं वो राज्य की शक्ति है जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है। लेकिन कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं जिनके पीछे शायद दंडात्मक कार्रवाई का डर न हो, लेकिन उसके पीछे भी एक मोरल सैंक्शन होता है। मोरल सैंक्शन यानी नैतिक रूप से आपका बहिष्कार किया जाएगा अगर आप पार्टिकुलर तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। तो वर्तमान में भी, और ऐसा हम नहीं कह सकते आधुनिक समाजों में कंप्लीट रूप से एक आधुनिक कानून ही हर तरफ लागू होता है। आधुनिक कानूनों के साथ साथ कई ऐसे विकासशील देश और हैं समाज, सभी समाज विकसित समाज नहीं है, आधुनिक समाज नहीं है। आधुनिक समाजों के अंदर भी ट्रेडिशनल समाजों की कई परंपराएं साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे भारत में ही आप लें तो आप देखेंगे कि आपने कई बार खाप पंचायत का नाम सुना होगा, या फिर आप कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो परिवार के निर्णयों के खिलाफ आप ले लेते हैं, तो उसके पीछे शायद कोई कानूनी मान्यता न हो, लेकिन उसमें एक मोरल सैंक्शन होता है जिसके कारण आप उसे करने से बचते हैं। तो कानून का मुख्य कार्य क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज का कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे वो लोगों को पार्टिकुलर तरीके से बिहेव करने के लिए कराने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, कानून को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरह के कानून है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव लॉ कहते हैं, या जिसे हम साइंटिफिक लॉ भी कह सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक अलग तरह का लॉ है, कानून है। ये कानून नहीं है, ये नियम है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे हमने कहा, लॉ ऑफ बाउएंसी, उत्प्लावकता का सिद्धांत, ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट्स, दे कैन बी ट्रू और दे कैन बी फॉल्स, राइट। सो ये साइंटिफिक नियम हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ये सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम समाज में कानून की बात करते हैं तो एक्चुअली हम प्रिस्क्रिप्टिव लॉ की बात करते हैं, स्टिपुलेटिव लॉ, जो कानून बनाए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं सोसाइटी के लिए, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, बिहेव करना है, एक्ट करना है, राइट। इट इज स्टिपुलेटिव लॉ, प्रिस्क्रिप्टिव लॉ। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है, जब हम राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञानों में जब कानून की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमारा मुख्य मकसद इस प्रिस्क्रिप्टिव लॉ से है, जहाँ पे यह भी प्रश्न आता है न केवल सही और गलत का, बल्कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छे बुरे का प्रश्न भी इस कानून के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह नैतिक रूप से भी कानून उतना ही एप्लीकेबल होना चाहिए जितना कि वो कानूनी रूप से है। अगर कानूनी रूप से कानून की मान्यता तो है, लेकिन नैतिक रूप से लोग उसे उचित नहीं मानते, तो शायद कई बार कानूनों का पालन नहीं भी होता है। इसलिए इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए एक सोसाइटी में, राइट। ओके, अगर हम
कानून के डिफरेंट लॉ की जो प्रकृति है, कानून की प्रकृति क्या हो सकती है, इसके बारे में इसको समझने का प्रयास करें। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स रहे हैं। मुख्यतः जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कानून एक आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणाएँ ज़्यादातर हमारी आधुनिकता के विकास जो कि पश्चिमी यूरोप में इनलाइटनमेंट के युग के बाद हुआ, पुनर्जागरण युग के बाद हुआ, तो उस सेंस में हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हम राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान में इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों में उत्पन्न इन सभी सिद्धांतों के संदर्भ में ही चर्चा करते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि भारतीय संदर्भ में भी कहीं भी कानून की चर्चाएं रही हैं। जैसा मैंने कहा अभी पहले भी बताया कि कस्टम्स, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सारे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और ये सब कहीं ना कहीं कानून के अलग अलग रूप ही हैं। आधुनिक अर्थों में जब एक पार्टिकुलर सोर्स से निकल रहा है, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम, तब वो कानून एक कॉन्क्रीट कानून, पॉजिटिव लॉ के रूप में जाना जाता है, सकारात्मक कानून, राइट। सबसे पहला जो है वो नेचुरल लॉ स्कूल है। प्राकृतिक कानून का जो स्कूल है, का जो विद्यालय है, उसको मानने, प्राकृतिक कानून को मानने वाले जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो बात कही, उनका ये मानना है कि कानून जो है, प्रकृति के नियम जो है, सो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टेट का काम केवल उसको रिकॉग्नाइज करने का है, माफ़ कीजिएगा, प्राकृतिक कानून है और जिसके अनुसार ही हम एक्ट करते हैं। हमारी रीजनिंग, व्यक्ति की जो रीजनिंग है, जो सेंसेस हैं, वो इन चीज़ों को पहचान करके उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इनका कैरेक्टर जो है, उसमें एक नॉर्मेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। नॉर्मेटिव यानी मूल्यात्मक कैरेक्टर ज़्यादा है, जो पहले से प्रकृति के द्वारा निर्धारित कानून है, इन्हें पालन सबको करना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं प्रकृति में सबके साथ एक मिलजुल कर निवास करना चाहिए, सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो हमें इस मोरल वैल्यू, इस मोरल जो नैतिक नियम है, उसका पालन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्कूल जो है, जो नेचुरल लॉ स्कूल है, ये मानता है कि कानून प्रकृति में पहले से विद्यमान हैं, उन नेचुरल लॉ को हमें पालन करना है। जैसे आप अगर ध्यान दें तो जॉन लॉक, हॉब्स, सब ने कुछ ना कुछ प्राकृतिक कानूनों के बारे में चर्चा की है। जैसे हॉब्स ने कहा कि जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून है, लॉक ने कहा जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का सिद्धांत कानूनी सिद्धांत है, नेचुरल लॉ है, जिसको कि राज्य को प्रिजर्व करना चाहिए। तो सारे नेचुरल लॉ जो थियरिस्ट हैं, इस बात को मानते हैं कि कानूनों की उपस्थिति पहले से भी है समाज में। जो नेचुरल सोसाइटी है, प्री सोशल सोसाइटी है, प्री पॉलिटिकल सोसाइटी है, यानी समाज निर्माण के पहले की सोसाइटी या राजनीतिक के पहले की सोसाइटी। जैसे हॉब्स के लिए समाज क्या है, जो नया समाज बनता है स्टेट, वो प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल भी है। लॉक के लिए केवल प्री पॉलिटिकल है, समाज है लेकिन राजनीतिक सत्ता नहीं है। तो नेचुरल लॉ स्कूल इस बात को मानता है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव लॉ के विपरीत खड़ा होता है। दूसरा है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र, जिसे हम कई बार लीगल पॉजिटिविज्म, जिसे आप कहते हैं सकारात्मक कानून, जिसकी चर्चा ऑस्टिन ने की। ऑस्टिन ने इसे स्थापित किया, जॉन ऑस्टिन, जिसके बारे में सॉवरेनिटी में चर्चा की थी, उन्होंने स्थापित किया। ऑस्टिन का ये मानना था कि कानून केवल सकारात्मक कानून ही हो सकते हैं। उन्होंने किसी भी तरह के प्राकृतिक कानून की मान्यता नहीं दी। उनका ये मानना था कि ये कानून है ही नहीं, क्योंकि इनके पीछे कोई फोर्स नहीं है, किसी पार्टिकुलर सत्ता से निकल कर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको मान्यता, उस तरह की मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती जो कि एक पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक कानून को होगी, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर सोर्स से निकल के आ रहे हैं। व्यक्तियों को पता है राज्य इन कानूनों को बना रहा है, इन कानूनों के अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें इसके लिए सज़ा हो सकती है। तो उन्हें किसी तरह की नैतिक मान्यताओं पर आधारित कानूनों को, चाहे वो प्राकृतिक कानून हो या कोई भी किसी तरह के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हों, उनको उन्होंने नकार दिया। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसी आधार पर उन्होंने इंटरनेशनल कानून को भी मान्यता नहीं दी, जिसे बाद में ह्यूगो ग्रोसियस ने आकर के उसे मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कानून भी, जो कि किसी पार्टिकुलर सत्ता से निकल कर नहीं आते, उनके पीछे कोई इन्फोर्समेंट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो उसको सकारात्मक कानून की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। राज्यों पर क्यों, चूँकि यहाँ पे एक्टर राज्य है, सकारात्मक कानून जो है, इंटरनेशनल कानून जो है राज्यों पे लागू होते हैं, तो राज्यों की मर्जी पे लागू होते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर रहे हैं, जैसे कि हांस केल्सन, एच.एल. हार्ट और रोनाल्ड डॉर्किन, जिन्होंने ऑस्टिन की इस मान्यता को कुछ सीमाओं से बांधा है। जैसे कि केल्सन का ये मानना था कि जो
लीगल सिस्टम है वो बेसिक नॉर्म्स को फ्लॉड नहीं कर सकता। बेसिक नॉर्म्स का मतलब ये समाज के कुछ अपने प्रचलित नियम और सिद्धांत हैं, कानून, प्रैक्टिसेस हैं जिसको 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 बिल्कुल ख़त्म करके कानून स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि कानून को उसको कुछ हद तक सैनिटाइज करना पड़ता है, उसको मान्यता देनी पड़ती है। नहीं तो अगर सकारात्मक कानून और नैतिक कानूनों के बीच अगर ज़्यादा गैप होगा तो व्यक्ति उन कानूनों को शायद न भी माने, समाज उन कानूनों को नहीं माने। दूसरी तरफ हार्ट है उनका, इसी बात को उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स की तरह कहा। उनका मानना है कि संस्थाएं हैं, संस्थाओं के कुछ नियम कायदे कानून हैं और उनसे वो बंधे होते हैं। सकारात्मक कानूनों को इनकी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ डॉकिन कहते हैं, डॉकिन का कहना ये मानना है कि अलग अलग सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कानून लागू करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि आप किसी खास क्षेत्र में अलग अलग प्रिंसिपल, एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रिंसिपल सिद्धांतों को आप लागू करके कानून का निर्माण करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स से लिमिटेड है, लेकिन वो प्रिंसिपल भी खास स्फीयर में खास प्रिंसिपल को ही लागू के द्वारा सकारात्मक कानून लागू होता है। तो ये 3 स्कॉलर हैं जिन्होंने ऑस्टिन की जो सकारात्मक न्याय की अवधारणा है उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया है, राइट। जो तीसरा स्कूल है उसको हम लोग हिस्टोरिकल जियोस्प्रूडेंस कहते हैं, अर्थात ऐतिहासिक न्यायशास्त्र आप कह सकते हैं। हेनरी मेन, एफ.सी. सेविग्नी ये स्कॉलर रहे हैं। हेनरी मेन ने अपनी किताब एंशिएंट लॉ, इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन टू मोरल आइडियल्स 1861 में लिखी थी। इसमें इसकी चर्चा की है। ऐतिहासिक न्यायशास्त्र के मानने वाले विद्वानों का मानना यह है कि कानून जो है वो जो ऐतिहासिक संस्थाएं रही हैं उनके द्वारा धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और जैसे ही इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐतिहासिक संस्थाएं हैं, उनमें परिवर्तन होता है समय के साथ, उसके साथ ही कानूनों को भी परिवर्तित होना चाहिए। अर्थात कानूनों का विकास हुआ है संस्थाओं के माध्यम से, समाज की संस्थाओं के माध्यम से, और उसमें चेंजेस वैसे ही आते रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक सोर्स ने या किसी एक संस्था ने अचानक बैठे और उन्होंने कानूनों का निर्माण कर दिया, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं संस्थाएं जो ओवर द पीरियड विकसित हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, उसके साथ साथ कानून भी चेंज होते रहते हैं। ब्रिटिश कानून है या फिर ज़्यादातर देशों में ऐसा देखा जाता है कि कानूनों जो ऐतिहासिक रूप से कानून चले आ रहे हैं उनको ही मान्यता प्रदान की जाती है, राइट। एक आखिरी स्कूल इसमें कहते हैं सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र। इसमें कई सारे स्कॉलर हैं, गुम्प्लोविज, लुडविग गुम्प्लोविज, लियो डुगविट, ह्यूगो क्रैब, रॉस्को पाउंड और हेरोल्ड जेलॉस्की, ये चीफ एक्सपोनेंट रहे हैं। इन लोगों का ये मानना है सोशियोलॉजिकल स्कूल का कि स्टेट जो है वो सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, जैसा कि पॉजिटिव लॉ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मानना था, ऑस्टिन का मानना था। उनका ये मानना है कि कानून जो है वो पहले से एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, और राज्य केवल उनको मान्यता ही प्रदान करता है, जो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी ऑफ सॉवरिटी से जुड़ा हुआ है। जो समाज में अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, समाज में अलग तरह की मान्यताएँ हैं, और सोशल प्रोग्रेस के साथ साथ ये सारे चेंजेस भी आते रहते हैं। तो राज्य का काम उन सामाजिक नियम कानूनों को मान्यता प्रदान करना है। वो कानून का निर्माण नहीं करता है, बनाता नहीं, कानूनों को मान्यता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं अगर कानून सोशल पर्पस को अचीव करना चाहता है, सोशल पर्पस को अचीव नहीं कर रहा है, तो उन कानूनों को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी यानी सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है कि समाज में कानून हैं और वो सुपीरियर हैं, और स्टेट केवल उनको मान्यता प्रदान करता है। तो ये सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मानना है। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ लॉ, कानून के स्रोत क्या क्या रहे हैं, कानून जो बना या कानून जो निर्मित हो रहा है या कानून जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनी किताबों के लागू हो रहा है, उसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कस्टम्स, ऑब्वियस सी बात है। कस्टम्स यानी हमारे जो प्रैक्टिसेस रहे हैं, पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रहे हैं, उनको मान्यताएँ प्रदान की जाती हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे देशों में आज भी, भारत का ही उदाहरण हम ले लें तो भारत में जो अलग अलग कल्चरल रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं उनके पर्सनल लॉ आज भी जारी हैं, पर्सनल लॉज चलते रहते हैं, और ये पर्सनल लॉज न केवल ट्रेडिशंस पे आधारित हैं बल्कि कई बार रिलीजन पे भी आधारित हैं। तो कस्टम्स और रिलीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं कानूनों के, आधुनिक कानूनों के निर्माण के, आधुनिक कानूनों के आधार हैं। इन्हें फ्लॉड नहीं किया जा सकता, जैसा कि सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहता है। दूसरा है साइंटिफिक कमेंट्रीज़, यानी जो कई बार कई सारे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि किन क्षेत्रों में कानून का अभाव है या वहाँ कानून होने चाहिए, उसकी जब वो व्याख्या करते हैं तो नए नए क्षेत्र उभर कर आते हैं और उन क्षेत्रों में कानून का निर्माण किया जाता है। इस संदर्भ में कई बार नए तरह के कानून, नई परिस्थितियों में नए कानूनों का निर्माण किया जाता है।
एडजुडिकेशन है, कई बार न्यायालय जो न्याय देते हैं, न्याय सुनाते हैं, उसके थ्रू भी कई बार वो कानूनों का निर्माण करते हैं। कानूनों का निर्माण इसके थ्रू भी होता है। अब एक कहते हैं साम्यता का सिद्धांत, इक्विटी, अगला सोर्स इक्विटी, अर्थात कई बार ऐसा देखा था कुछ कानून ऐसे हैं जो कि हिरार्किकल हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कास्ट व्यवस्था है, पहले ऐसा था इतिहास कस्टम्स में कि एक ही काम के लिए अगर निम्न जाति के लोगों को ज़्यादा सज़ा मिलती थी, उच्च जाति के लोगों को कम सज़ा मिलती थी। कहीं ना कहीं साम्यता का सिद्धांत जब लागू होता है तो ये कानून को ज़्यादा इक्विटेबल बेसिस पे लागू करने की बात होती है, ज़्यादा समान रूप से लागू करने की बात करती है, हिरार्की तोड़ने की बात होती है। तो इक्विटी भी एक मेजर सोर्स है कानून बनाने के। तो कस्टम्स, रिलीजन, साइंटिफिक कमेंट्रीज, एडजुडिकेशन और साम्यता, ये सभी क्या है कानून के महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे कानून निकल कर आता है, जिनसे कानून, इनके थ्रू ये सोर्सेज हैं कानून के निर्माण के। अब अगर हम ये बात करें कि आखिर ये कानून जब समाज में लागू होता है तो कुछ चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, समाज के अन्य क्षेत्रों से इंटरेक्ट करता है, इस इंटरेक्शन के थ्रू कानून आगे बढ़ता है। आज सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ एंड मोरालिटी, अर्थात नैतिकता। ऑब्वियस सी बात है, नैतिकता मैंने पहले भी कहा, अगर कानून समाज के नैतिक मान्यताओं से सहमति नहीं रखता है तो ये बहुत मुश्किल है कि उन कानून का पालन किया जाए। कानून की कोशिश करनी चाहिए कि नैतिक मान्यताओं को अधिक से अधिक हद तक मान्यता प्रदान करे, नैतिक मूल्यों को मान्यता प्रदान करे। जिस समाज में कि समाज के जो नैतिक मूल्य हैं और वो कानून के द्वारा नैतिक मूल्य और कानून के बीच अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो समाज में इसका पालन नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, कानून कहीं ना कहीं जो लॉ और लिबर्टी, कानून और स्वतंत्रता के बीच जो संबंध है, कानून अगर हम देखेंगे स्वतंत्रता को हम मोस्टली नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में विश्लेषित करते हैं, जैसे कि रेस्ट्रेंट्स। आप कह सकते हैं कि कानून क्या है, ये बंधनों का अभाव है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स है। लेकिन कानून क्या है, आपके ऊपर रेस्ट्रेंट्स लगाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कानून जो है सो ऐसे रेस्ट्रेंट्स इसलिए लगाते हैं ताकि आप कि ऐसी ही स्वतंत्रताएं जो है सो बाकियों के लिए उपलब्ध हो पाएँ। इसलिए कानून और स्वतंत्रता आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं और आधुनिक कानूनों का प्रयास ये रहा है कि यह सबकी स्वतंत्रता को उपलब्ध कराए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्फेयर है। इसके अलावा आप देखें क्राइम का स्फेयर है, सिविल डिस्प्यूट है, जैसे ज़मीन जायदाद के मुद्दे हैं, इकोनॉमिक स्फेयर है। ये सभी जो है सो कानून से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इन क्षेत्र में कानून बनाए जाते हैं। सोशल वेलफेयर है, ये भी कानून से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो कानून का क्षेत्र जो है सो स्वतंत्रता, नैतिकता, क्राइम, इकोनॉमिक कंट्रोल, सोशल वेलफेयर, इन सब से जुड़ा हुआ है। अब जो कानून की जो सर्वोच्चता है, आखिर वो लागू कैसे होती है? इन कानूनों की स्वच्छता को लागू करने के लिए जनरली हमारे पास दो उदाहरण मौजूद हैं जिसे ही मुख्यतः फॉलो किया गया है। भारत में भी आप देखेंगे तो रोमन लॉ को फॉलो किया गया है, जो ब्रिटेन से निकल कर हमारे पास है। ब्रिटेन के शासन में हम काफ़ी लंबे समय तक रहे, जिसके बाद हमने उसे फॉलो किया। ब्रिटेन में इसे एवी डायशी ने काफ़ी अच्छी तरह से विश्लेषित किया, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में कानून का शासन है और रूल ऑफ लॉ दो चीज़ों को धारित करता है। पहला है रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कानून का समान रूप से सभी को संरक्षण प्राप्त है। अर्थात कानून की समानता है, अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो सभी एक ही तरह के न्यायालय के अधीन है। उन्होंने फ्रेंच कानूनों से इसको अलग किया था, जहाँ पे अगर अधिकारी और नागरिकों के बीच, यानी राज्य और नागरिकों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनाए गए हैं। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि अब बहुत सारे देशों में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की को मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि उनमें ज़्यादा विशिष्टता होती है, ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं और जजेस के काम को बोझ को कम करते हैं। और एक ही तरह के जज जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं वो सभी तरह की सुनवाइयों में सक्षम नहीं माने जाते। जैसे कि आप देखिए, अगर टेलीकॉम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी से, उसके अलग अलग अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। TRAI है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से आधारित है, इंश्योरेंस से आधारित है, अलग अलग कानून अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी बनाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, एवी डायशी ने इसे बताया। तो कानून को रूल ऑफ लॉ के अंदर इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे US में स्थापित किया गया, US में लागू किया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा
कानून की उचित प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए किसी भी न्याय को देने में। और ये इसके दो क्षेत्र में सकते हैं, एक प्रोसीजरल क्षेत्र में, अर्थात प्रोसीजर में ये होता है कि अगर आप कानून न्याय दिया जा रहा है तो न्याय दिया जाता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय जो है खास प्रोसीजर्स पे आधारित होना चाहिए और सबके लिए समान होना चाहिए। और दूसरा सब्सटेंशियल क्षेत्र में होता है, जैसे कि जिस अर्थात ये आपकी पर्सनल लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज़ को कहीं ना कहीं कन्फर्म करना चाहिए, राइट। सब्सटेंशियल अगर हम, तो ये रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। भारत में भी कानून रूल ऑफ लॉ की स्थापना की गई है, लेकिन जब हम यहाँ के न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो उससे हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर स्थापित नहीं किया है। हमने इसके लिए एक जापानी सिद्धांत है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हमने उसको फॉलो किया है। क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब सब्सटेंसिव राइट्स, सब्सटेंसिव स्फेयर की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो नेचुरल जस्टिस है वो भी लागू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर आप बहुत भूखे हैं, मान लीजिए बहुत भूखे हैं आप, और आप देख रहे हैं कहीं समोसा बना हुआ है, हलवाई की दुकान पे है, और आप बहुत भूखे हैं, आपके पास पैसे नहीं खाने के लिए, आप जाते हैं और 2 समोसा चोरी कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की हम बात करें तो अगर तो व्यक्ति उस चोर को कानून के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, कानून यह देखेगा कि 2 समोसे चोरी करने के लिए कितनी सज़ा है, उतनी सज़ा देगा और उतनी क्षतिपूर्ति उस हलवाई की दुकान की कर दी जाएगी, तो ये कानून न्याय स्थापित हो जाएगा। लेकिन सब्सटेंशियल लॉ, सब्सटेंसिव स्फेयर में अगर हम बात करें तो अगर हम नेचुरल लॉ को इन्फोर्स करेंगे, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे तो फिर बात ये होगी कि उस व्यक्ति ने चोरी क्यों की, क्योंकि वो भूखा था। तो अपने पेट को पालना, अपने जीवन को सुरक्षित रखना चोरी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर उसने चोरी की है तो इसके लिए समाज जिम्मेदार, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिस कारण से चोरी करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में उसकी चोरी को चोरी नहीं माना जाएगा, राइट। तो लेकिन भारत में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इस पार्टिकुलर काम के लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसके आधार पर कोर्ट प्रोनाउंस करेगा। भारत में इसे इसलिए अपनाया गया कि भारत जब आज़ाद हुआ था, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया जाता है शायद लेजिस्लेशंस की बाढ़ आ जाती, क्योंकि भारत उस समय गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी असमानताओं से भारतीय समाज गुजर रहा था और एक पार्टिकुलर शेप में उसे ढालना था, इसलिए हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं अपनाया। लेकिन ओवर द पीरियड हमारे कानूनों में आप देखेंगे कि कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को शामिल किया है। जैसे कि मनेका गांधी केस में जब उनके मनेका गांधी के पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लिया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं कानूनों के द्वारा। उसके लिए ड्यू लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए आपके लिए। अब अगर हम भारतीय संदर्भ में कानून की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, भारत में भी कानूनों का ऐसा नहीं कि कानून रहित रहे हैं हम लोग। भारत में भी आप देखिए मनु संहिता सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि जिसने पहले समाज को एक पार्टिकुलर सांचे में ढालने के लिए पूरी संहिता तैयार की थी, जिसके आधार पे भारत कई सारे हिंदू लोगों में बहुत सारे प्रैक्टिसेस को रेगुलाइज किया गया और ऐसे धार्मिक कस्टम्स के आधार पे पर्सनल लॉ हमारे यहाँ रहे हैं और आज भी लागू हैं, चाहे मुस्लिमों के लिए हों या सिख लोगों के लिए हों, तो पर्सनल लॉज रहे हैं। लेकिन हाँ, आधुनिक अर्थों में ये राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, आधुनिक अर्थों में राज्य कानून का सोर्स राज्य है। जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या फिर कोडिफाई किया गया कोड बुक्स में तो वो लागू हो रहे हैं। अभी भी देखें हम, जैसे भारत में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं जो सोशल नॉर्म्स को कन्फर्म नहीं करते हैं, जिससे कानून का पालन भी नहीं होता है। तो आप देखते हैं कई सारे गाँव में खाप पंचायत अपना निर्णय सुना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वो जो आधुनिक स्थापित कानून है, भारत के विधि शास्त्र है, उसको कहीं ना कहीं वो फ्लॉड करते हैं, गलत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस गैप को ही दिखाता है। समाज में गैप जितना कम रहे उस सोसाइटी में उस कानून का पालन उतना आसान होता है। आशा करता हूँ आपको कानून पे जो चर्चा है वो आपकी एक समझ विकसित हुई होगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।